एक 19 साल की बेटी जो एक छोटा-सा लेटर लिख के जाती है 4 लाइनों का और उसके बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। वो लेटर लिख कर गई है, आप ध्यान से सुनिएगा और इस पूरी खबर को गौर से समझने की कोशिश करिएगा कि हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो 19 साल की लड़की लिख के जाती है, मम्मी पापा आई कांट डू जेईई सो आई सुसाइड। आई एम लूज़र, आई वाज़ डॉटर, सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन है। ये सुसाइड नोट लिखकर एक 19 साल की लड़की जो जेईई की तैयारी कर रही थी, वो सुसाइड कर लेती है और सुसाइड करने के बाद उस घर में मातम छा जाता है। आज मेरे साथ मनोचिकित्सक शैलेश शर्मा हैं, जिनसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि कैसे मनोविकार होते हैं इस अवस्था में, जिस अवस्था में दीन दुनिया ज़िंदगी को जानने का प्रयास करना चाहिए, उस उम्र में ज़िंदगी खत्म कौन लोग कर लेते हैं, कैसे अवसाद से वो गुज़र रहे होते हैं या क्या उनके मनोभाव होते हैं, जो इस तरीके की स्थिति वो पैदा कर देते हैं। शैलेश शर्मा हैं जो रिसर्च कर रहे हैं मनोचिकित्सा पर, अ, मनोचिकित्सक भी हैं। मैं बात करूँगा। शैलेश भैया, स्वागत है आपका। नमस्कार। एक छोटा-सा परिचय शैलेश भैया दे दीजिए। मैं शैलेश शर्मा बरेली से हूँ। मैं वाई प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और साइकोलॉजी में रिसर्च स्कॉलर भी हूँ और मेरा रिसर्च वर्क मेंटल हॉस्पिटल बरेली से है और मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। शैलेश भैया, ये एक लड़की ने सुसाइड किया है 19 साल की, जो जेईई की तैयारी कर रही थी। और क्या परिस्थिति रही होंगी, क्योंकि ये 1 साल में दूसरा सुसाइड है कोटा में। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने बच्चे आते हैं, तैयारी करने जाते हैं और सफल नहीं होते हैं, या फिर क्या स्थिति रहती है? आप ज़रा थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जब भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर जाता है तो एक तो उसका जो इमोशनल जुड़ाव होता है, एक जो अफेक्शन होता है अपने पेरेंट्स के प्रति, सबसे पहले वो उसका ब्रेक होता है। और फिर उस ब्रेकिंग के दौरान जो बच्चा है उसको अपने आप को सँभालना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए। और उसके बाद में चूँकि वो एक हायर लेवल की स्टडी करने जाते हैं या हायर लेवल की कोचिंग स्टडी करने के लिए कोचिंग करने जाते हैं, तो उस स्टडी का भी प्रेशर रहता है, माँ-बाप की एक्सपेक्टेशन का भी प्रेशर रहता है और फिर उनके अपने एक पर्सनल लाइफ़ भी होती है। तो पर्सनल लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में और फिर फैमिली लाइफ में ये सब चीज़ें उसको एक सब चीज़ें एक बड़ी चैलेंज हो जाती है। और चैलेंज में ऐसे स्थिति में जो चैलेंजिंग सिचुएशन है बच्चे के लिए, उसमें वो अपने आप को अकेला पाता है। अगर वो उस अकेलेपन से अपने आप को ओवरकम कर लेता है, अकेलापन से अगर वो उभर जाता है और उभरना ऐसे ही होता है कि यदि उसके वहाँ पे टीचर सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे उसके जो पीयर्स हैं, जो कलीग्स हैं, वो उसको अगर सपोर्ट करते हैं, उसके फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं, तब तो बच्चे को बहुत आसानी होती है उस चीज़ को ओवरकम करने की, अकेलापन को ओवरकम करने की। अदरवाइज़ फिर पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर रहता है, तो बच्चा अपने आप में घुटता रहता है, उसको एक घुटन सी महसूस होने लगती है। तो बच्चे को ये ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ओवरकम कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। इसके फलस्वरूप बच्चे में अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण वो ऐसे कदम उठाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ, छोटी उम्र में बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। अभी एक नया नियम आया है कि 16 साल से कम के बच्चे कोचिंग नहीं जाएँगे, कोचिंग उनके लिए बंद कर दी गई है। तो क्या वजह रहती है कि जो स्कूली संस्थाएँ हैं वो सिखा पा रही हैं बच्चों को, नहीं सिखा पा रही हैं ठीक से, या सिर्फ़ किताबी ज्ञान दे रहे हैं हम? जी, देखिए ये गवर्नमेंट का बहुत ही सराहनीय कदम है कि उसने बच्चों के हित में ये फैसला लिया और ये फैसला बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ उनके जो एक शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट होता है, 16 साल की एज तक बच्चे को जो सिलेबस दिया जाता है या फिर बच्चे को जो स्टडी करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, फिर लोग उसको बोलते हैं कि भई आपको ये स्टडी करने के लिए प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। अभी बच्चा उस स्टडी में है नहीं, उस स्टडी को करने से पहले ही अपनी मानसिक स्थिति से अपनी मानसिक क्षमता से और भी ज़्यादा वो उसकी तैयारी करने लगता है, एक कोचिंग करने लगता है। कोचिंग में वो पर्टिकुलर स्टडी तो नहीं कर रहा है, सिर्फ़ कोचिंग कर रहा है, उस स्टडी को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे में बालक चूँकि मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है, उसको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो उसका एक एक्स्ट्रा बर्डन और बच्चे पर हो जाता है। अच्छा, कोई एक ऐसा सुझाव आपके पास हो
कि परिवार में पालन-पोषण बच्चे का कैसे किया जाए ताकि बच्चे ये अवसाद में ना जाएँ, क्योंकि अगर कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है या फिर कोई बच्चा क्राइम की तरफ चला जा रहा है, कुछ गलत काम करने लग रहा है, ये भी उसका ही एक दूसरा रूप है, क्योंकि कहीं वो अवसाद में चला जाता है, उसे कहीं सक्सेस दिखाई नहीं देती। पता है, इतनी छोटी सोच बच्चे की बन गई कि जेईई की परीक्षा में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं या जेईई ही सब कुछ है हमारे लिए और कोई जीवन नहीं है। ये विचार भी तो मन में डाला गया ना स्कूल के थ्रू या पेरेंट्स के थ्रू कि जेईई में से अगर सफल होगे तभी सफलता मिलेगी, वरना दुनिया में सफलता है ही नहीं। उसे लगा कि सफलता में लूज़र कह रही है वो लड़की अपने आप को, तो उसे लग रहा है कि सफलता जेईई के अलावा कहीं नहीं। अब ये कुछ और भी हो सकता है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो वो सुसाइड कर ले रहा है। तो ये जो सिस्टम है, जो मानसिक जो है, वो कहाँ बच्चे के बचपन से कहीं शुरुआत होती होगी, घर से कोई प्रेशर होता होगा। ऑफ कोर्स ये चीज़ें बचपन से ही शुरू होती हैं। जब बचपन में कोई एक छोटा बीज डाल दिया जाता है, जिसमें माँ-बाप की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी अपनी इच्छाएँ होती हैं, उनके अपने सपने होते हैं। वहाँ पे माँ-बाप ये भी सोचते हैं कि जो हम नहीं कर पाए, वो हमारे बच्चे जाके करें। बच्चे के क्या सपने हैं, बच्चों की क्या इच्छाएँ हैं, बच्चों की क्या उम्मीदें हैं, उसे उनको कोई इतना कह सकते हैं कि मतलब नहीं होता है। या फिर वो इन चीज़ों को तवज्जो भी नहीं देते। उनको बस अपने सपने पूरे करने होते हैं। वो अपना एक प्रतिबिंब, अपना एक रिफ्लेक्शन अपने बच्चों में देखते हैं कि जो हम नहीं कर सके, वो हमारे बच्चे करें और बच्चे हमसे भी ज़्यादा करके उनके ऊपर एक बोझ लाद देते हैं। ऑफ कोर्स ये बच्चे पे अपने आप में एक बोझ हो जाता है, माँ-बाप की उम्मीदों को पूरा करना और फिर वहीं दूसरी तरफ वो अपनी उम्मीदें, अपने सपने, अपनी इच्छाओं को फिर खो देते हैं या फिर उनको खोने लगते हैं। तो माँ-बाप की जो एक्सपेक्टेशन है, उनके जो ड्रीम्स हैं, वो बच्चे में कहीं न कहीं जब बचपन में वो बीज बोए जाते हैं, बाद में जब उनका अंकुरण होता है, वो पौधे बनते हैं वही सपनों के बीज, तो फिर वो जाके आगे दिक्कत करते हैं क्योंकि अगर यदि मानसिक रूप से बच्चा क्षमतावान है, उसकी इतनी कैपेसिटी कि हाँ, वो उन एक्सपेक्टेशन को, उन उम्मीदों को, उन सपनों को पूरा कर लेगा, तब तो ठीक है, तब तो बच्चा उसको ओवरकम कर जाता है। यदि वही ओवरकम नहीं कर जाता, तो इस प्रकार से बच्चों को तकलीफ़ें होती ही होती हैं। अच्छा, ये तो परिवार का मैटर रहा, हो सकता है कि घरवाले पिताजी जॉब में होते हैं, मदर जॉब में होती हैं, बच्चों को वो जो दिमागी लेवल पे जो एनर्जी देनी होती है, जो बूस्ट अप देना होता है, वो नहीं दे पाते हैं। तो वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं। टीचर लोगों को यहाँ पे कहाँ कितना किस हद तक आप दोषी मानते हैं या फिर उन्हें क्या और अच्छा उन्हें करना चाहिए समझाने के लिए बच्चों को? क्या कर सकते हैं एजुकेशन में बदलाव? देखिए, कोई भी बच्चा जब अपनी हॉस्टल लाइफ़ में जीता है, चाहे वो एजुकेशन के किसी भी लेवल का क्यों ना हो, चाहे वो मिडिल फेस में हो या फिर वो हायर एजुकेशन का हो, ये टीचर बेस्ट जानते हैं कि ये बच्चा हमारा हॉस्टल में है, तो उसके लिए जो अफेक्शनेट एनवायरनमेंट है, वो किसे क्रिएट करना है। ऑफ कोर्स वो अफेक्शनेट एनवायरनमेंट टीचर को ही क्रिएट करना है, तो ये टीचर को समझना है कि वो अपना पूरा अफेक्शन वहाँ पे बच्चों को प्रदान करे, क्योंकि वहाँ पे उसके माँ-बाप नहीं है। जो सिक्योरिटी है, जो अफेक्शन है, वो टीचर के द्वारा ही बच्चों को मिलना चाहिए और वो अगर मिलता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें शैलेश जी एक चीज़ और बताइए, हम एजुकेशन लेवल पर जो किताबी ज्ञान है, उस किताबी ज्ञान के अलावा और क्या सुधार कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि 15 दिन में, 10 दिन में कुछ इस तरीके की क्लासेस लगाई जाएँ? क्योंकि हमारे अभी एजुकेशन सिस्टम में हम कभी किसी को मेडिटेशन की सलाह नहीं दे रहा है कोई, कोई टीचर नहीं बता रहा है कि मेडिटेशन करने से ये होगा, ध्यान करने से ये होगा। क्या इससे भी एनर्जी मिल सकती है बच्चों को मेंटली लेवल पे? देखिए, सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि उनको वो मेडिटेशन के लिए, योगा करने के लिए इतना समय नहीं मिल पाता। वो दिन-रात उसी में लगे रहते हैं कि हमको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो फिर ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। मैं यही सलाह दूँगा कि यदि बच्चों को जो भी बच्चे अपने फैमिली से दूर हैं और वो इस तरीके का बर्डन महसूस कर रहे हो, तो वो योगा एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, वो मेडिटेशन ज़रूर करें, एक्सरसाइज़ फिज़िकल लेवल पे ज़रूर करें क्योंकि जब हम फिज़िकली कोई चीज़ को करते हैं, हम हमारे एक्जिस्टेंस के 2 ही एस्पेक्ट हैं, एक फिज़िकल है और एक हमारा मेंटल है। अगर हमारा मेंटल एस्पेक्ट डाउन होता है, तो हम अपने फिज़िकल एस्पेक्ट को एक्टिव करके यानी कि फिज़िकल एक्सरसाइज़ को अपने बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट करा के अपने मेंटल एस्पेक्ट को हम ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और इसके अलावा पेरेंट्स को, टीचर्स को, इवन बच्चों को मैं ये भी एडवाइस देना चाहूँगा कि जहाँ तक संभव हो यदि ऐसी सिचुएशन आती है, तो एक जो नियर बाय आपका काउंसलर है, आप उससे संपर्क करें, अपने बच्चे के बारे में बात करें और फिर या फिर टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में बात करे। यदि वो बच्चा अगर काउंसलर को जानता है, तो वो स्वयं अपने आप से संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। यदि अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा समस्या ऐसे ही दूर हो जाएँगी और फिर इस तरीके की जो भयावह या जो खतरनाक कदम है, जो कि स्वयं को इतनी बड़ी हानि पहुँचाते हैं, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती, तो फिर वो
खतरनाक कदम नहीं उठा पाएँगे बच्चे और वो एक अच्छा अपनी जो एजुकेशन है उसको भी पूरी कर पाएँगे, अपने सपनों को भी पूरा कर पाएँगे। यदि टीचर, फैमिली और वो स्टूडेंट यानी कि जो बच्चा है वो आपस में कोऑर्डिनेट करें। कोऑर्डिनेशन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। देखिए शैलेश जी ने बताया कि परिवार एक अलग लाइफ है परिवार की, एक स्कूल की लाइफ बच्चे की अलग अलग है और उसकी निजी लाइफ अपनी अलग है। इन तीनों के बीच एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, इन तीनों के बीच एक तालमेल बिठाना पड़ेगा और माँ-बाप को समझना चाहिए कि उनकी दी गई ज़िम्मेदारी के अतिरिक्त उस बच्चे के पास अपना भी कुछ सोच है, अपने भी कुछ सपने हैं, उनको भी समझे। टीचर को ज़रूरत है कि बच्चों की काउंसलिंग करे क्योंकि एक-एक क्लास में 100-100 डेढ़-डेढ़ 100 टीचर होते हैं, बच्चे होते हैं सॉरी और वो 100 डेढ़ 100 बच्चों पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। कोई बच्चा बहुत एक्टिव होता है, कोई बहुत एक्टिव नहीं होता है। तो प्रॉपर बच्चों की काउंसलिंग भी ज़रूरी है, उन्हें समझाना भी ज़रूरी है और माँ-बाप से विशेष अनुरोध अभी शैलेश जी ने भी किया, मैं भी कर रहा हूँ कि बच्चों पे ज़बरदस्ती की अपनी ज़िम्मेदारियाँ ना लादें। बने रहें एक्सपोज़ टुडे के साथ। जय हिंद। अब मैं ना